हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल पेपर की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर आज की क्लास से आपके यहाँ पे 30 प्लस प्रश्न अगर बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इत्यादि शब्द दिया गया है और इसमें देखेंगे जो आपके वर्ड आ रहे हैं बीच में यहाँ पे आधा वर्ड है। तो यहाँ पे जब भी आपके आधा वर्ड आए वहाँ पर आपकी यड़ संधि रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इत्यादि में यड़ संधि है। इसके अलावा और भी प्रश्न है जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे सदैव शब्द है। सदैव शब्द में यहाँ पर देखेंगे दो मात्रा लगी हुई है। जब भी दो मात्रा लगी हो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जैसे महेश शब्द है, इसमें देखेंगे ऊपर एक मात्रा लगी है। जहाँ पर एक मात्रा लगी होती है वहाँ पर गुण संधि होता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि गुरुदेव शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुदेव शब्द में आपका है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला आपका यहाँ पे रचना के आधार पर और दूसरा आपका अर्थ के आधार पर। रचना को ही यहाँ पे संरचना लिखा गया है और संरचना के आधार पर यहाँ पे जो वाक्य होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। और अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाता है तो 8 प्रकार के होते हैं। और यह प्रश्न आपका पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया रचना या संरचना पूछा गया। संरचना पूछा गया है तो संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य होता है और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य दिया गया है। और आपसे पूछा गया कौन सा प्रकार नहीं है। नहीं है पूछा गया है तो आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये देखिए आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप भी जानते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम बहुत जल्द आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका देखेंगे जीके का पार्ट है, जीके में 50 प्रश्न आता है। लगभग आपका 25 से 30 प्रश्न जीके में रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में तो आपका 30 से 35 प्रश्न आपका रिपीट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यह देखिए यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिल जाएगा। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट एक में मिलेंगे। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या आपका विज्ञान वर्ग होगा, सभी के सभी सब्जेक्ट एक में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिर्फ लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको यहाँ पे साइंस लिख करके यहाँ पे कमेंट करने हैं, मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दीर्घ स्वर दिया गया है तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लघु स्वर है इसमें देखेंगे आपका अ, ई, उ और री आते हैं। याद रखेंगे यह आपके क्या है, लघु स्वर हैं। यह देखेंगे क्या है, आपके लघु स्वर हैं। और आपसे देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर देखिए यह आपके लघु स्वर हैं। लेकिन आपसे दीर्घ पूछा गया, दीर्घ आपका यहाँ पे अ शब्द हो जाएगा। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऊष्म व्यंजन दिया गया है
तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो आपका स ख स ह, यह देखेंगे क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, याद रखेंगे। तो इनमें से देखेंगे कौन सा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, वह पूछा गया था कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आप लोग याद कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि य र ल व, यह क्या है आपके यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद देखेंगे संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन भी आप लोग याद रखेंगे, छ और त्र ज्ञ स्र, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सब प्रश्न है। यह क्या है आपके संयुक्त व्यंजन है, तो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आपको यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करना है कि इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें देखिए आप लोग जानते हैं अल्प प्राण, इसमें देखेंगे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा आपका होता है महाप्राण। पहला आपका यहाँ पे अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जो होता है, इसमें यहाँ पे वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड आते हैं। जो महाप्राण व्यंजन होते हैं, इसमें वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, यह देखेंगे आपका यहाँ पे ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यह देखेंगे क्या है आपका यहाँ पे च वर्ग में आप लोग देखेंगे तो यह तीसरा वर्ड आ रहा है। च वर्ग का यह क्या है आपका यहाँ पे तीसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड आपका यहाँ पे अल्प प्राण में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का आपको प्रयास करना है। निम्न में घोष वर्ड कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब ऑप्शन बी में है तो बी राइट आंसर होगा। इसमें भी देखेंगे दो प्रकार के वर्ड होते हैं। पहला यहाँ पर देखिए होता है आपका यहाँ पे, पहला देखेंगे अघोष होता है, दूसरा आपका यहाँ पे घोष या सघोष होता है। यहाँ पर देखेंगे घोष या आपका यहाँ पे सघोष होता है। जो आपका अघोष होता है, इसमें वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड है, ध्यान से यहाँ पे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो याद रखिएगा अघोष में वर्ग का पहला दूसरा वर्ड आता है। जो घोष या सघोष होता है, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर देखेंगे आपसे घोष पूछा गया है, घोष पूछा गया है तो ब, यह देखेंगे क्या है तीसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड आपका आता है घोष में, तो यह घोष हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में मूर्धन्य वर्ड कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, जो भी प्रश्न है याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए क वर्ग आता है, क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, और जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे च वर्ग आता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह तालु है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका आता है ट वर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है, इसको मूर्धन भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा। इसके बाद देखेंगे आपका आता है दंत, दंत में आपका त वर्ग आता है। इसके बाद देखेंगे आपका आता है यहाँ पे प वर्ग, और प वर्ग आपका आता है ओष्ठ, इसका जो उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है। तो आपसे देखिए क्या पूछा गया, मूर्धन्य वर्ड पूछा गया। मूर्धन्य वर्ड का मतलब है कि जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो। तो यहाँ पर देखेंगे इसके सामने ट है तो ट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 9 में सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में योगरूढ़ शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। योगरूढ़ शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कुटज होगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है पावन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पावन शब्द दिया गया है और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पौधन अन हो जाएगा। पावन दिया गया है, पौधन अन हो जाएगा। अगर पोधन अन दिया रहता तो यह देखेंगे पवन का यहाँ पे संधि विच्छेद है, यह भी याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे छात्रों से प्रश्न गलत होते हैं। पवन का पोधन अन होता है, अगर पावन दे दिया गया है तो पौधन अन होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि कतर व्योत में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
जब भी आपके योजक चिन्ह लगे हो या बीच में और शब्द आ जाए वहाँ पे और आपका होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पहला पद संख्यावाची आ जाए वहाँ पे द्विगु समास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि उनमें इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे उपसर्ग शब्दों में आगे लगे होते हैं, उनमें इसमें उद उपसर्ग है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बोली पिपासा भाषा तीन में लगा हुआ है, यहाँ पे अंकुर शब्द में नहीं लगा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तद्भव शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे गोसाई शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पहले क्या रहना चाहिए, तद्भव, उसके बाद तत्सम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो पोथी और पुस्तक लिखा गया है यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यह सही युग्म है, तो बी राइट आंसर है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी हो जाएगा। जो चाय है यह चीनी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दशानन जो शब्द है यह योगरूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संज्ञा है, तो यहाँ पे देखिए जो दिशा होता है संज्ञा में आ जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में जो काली है शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे काली शब्द दिया गया है यह विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि उठाना क्रिया का कर्मक रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उठाना दिया गया है, इसका कर्मक रूप है, तो उठना हो जाएगा, डी में है, डी आपका राइट आंसर है। निम्न में अव्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अव्यय देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे सभी में आपके क्या हैं, अव्यय हैं। यहाँ पे पर है, के है, बढ़कर, ये क्या है, अव्यय हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वानर हो जाएगा। शाखा मृग इस शब्द का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वानर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है भ्रांत का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भ्रांत का विलोम शब्द निर्भ्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसके लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा अध्योड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से प्रयास कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंक शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है इसमें गोद संख्या अध्याय आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरि और हरि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो हरि दिया गया है यह भगवान के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है, विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, और जो हरि दिया गया है हरियाली के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे हरी से विष्णु हो जाएगा, हरी से यहाँ पे जो हरे रंग की हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे हरी हरी घास है, मतलब हरे रंग की। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पे उच्छृंखल हो जाएगा, और यह देखेंगे डी वाले में सही है, तो डी राइट आंसर। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था, 2021 का पेपर हुआ था
दोनों में एक ही प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है, और वहाँ पे जो शुद्ध शब्द था वह था आपका यहाँ पे उज्ज्वल। उज्ज्वल जो लिखा जाता है उसमें यहाँ पे दो ज रहते हैं और जो आपका यहाँ पे ज रहते हैं, दोनों के दोनों ज आपके आधा रहते हैं। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत गलती होता है। 21-22 में यहाँ पे 2 बार प्रश्न पूछा गया था, 20 में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न था। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब गलत है। गलत देखिए आपका यहाँ पे सी में लिखा गया उज्ज्वल, या गलत शब्द लिखा गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है। बाकी अध्याय है आजीविका अभ्यास, यह सब आपके सही हैं। करण कारक किस वाक्य में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए करण कारक किस वाक्य में है, तो यहाँ पे जो करण कारक है इसमें से का प्रयोग होता है। से का जो प्रयोग होता है के द्वारा के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि वह कलम से लिखता है, इसका मतलब है कि वह कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया क्या है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पे हो जाएगा आहार शब्द, यह पुल्लिंग शब्द है। बाकी यहाँ पे जो भी शब्द हैं, चाहत है, मेहनत है, रंगत, स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हाथी, देखेंगे यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पानी भी आपका पुल्लिंग में ही आता है, मोती भी आता है पुल्लिंग शब्द में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो नकील शब्द है यह स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चिड़िया का चिड़िया होता है, और ऑप्शन नंबर ए में मिल जा रहा है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्तमान काल बताना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। तुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको देखिए वाच्य के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे पहला आपका होता है कर्तृवाच्य। जब क्रिया आपकी यहाँ पे कर्ता के अनुसार लगे तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार लगे कर्मवाच्य, भाव के अनुसार लगे भाववाच्य। यहाँ पे तुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्रिया है भाव के अनुसार लगाई जा रही है, तो भाववाच्य होगा। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसमें यहाँ पे जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है, और यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण का उपवाक्य, सी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कृषांगी शब्द होता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। देखिए जो आपका चिन्ह है यहाँ पे, जो विराम चिन्ह है, इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 से 22 जो भी यहाँ पे विराम चिन्ह है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है, 2 नंबर आप यहाँ पे सिर्फ विराम चिन्ह को अच्छी तरीके से कवर करके अपना फिक्स कर सकते हैं। तो विराम चिन्ह अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई न कोई विराम चिन्ह पूछा जाता है। जैसे यह देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है वह होता है अल्प विराम और अर्ध विराम में होता है। यह देखिए जो है यह अर्ध विराम है, याद रखेंगे यह क्या है, अर्ध विराम है। एक आपका अल्प विराम होता है, अगर सिर्फ इस तरह से लगा हो तो यह क्या है, आपका अल्प विराम है। जब इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा बिंदु टाइप में लगा हो तो वह क्या है, अर्ध विराम। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आँख खुलना इसका अर्थ हो जाएगा कि ज्ञान हो जाना, ज्ञान होना, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कमर टूटना इसका अर्थ हो जाएगा कि निराश होना, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका एक नई मुसीबत में पड़ना हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो काव्य संबंधी रचनाओं का जो अनुवाद है वह आपका काव्यानुवाद कहलाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मगही के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो सी है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुपरविजन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। सुपरविजन के लिए जो सटीक हिंदी अनुवाद है वह आपका है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण ऑप्शन ए में, तो ये राइट आंसर है। खड़ी बोली की जो पहली रचना है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। खड़ी बोली की जो पहली रचना है वह नासकेतोपाख्यान है। बी में है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। रानी जो केतकी की कहानी है उसके यहाँ पे जो लेखक हैं वह हैं आपके इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शिवराज भूषण की यहाँ पे जो रचना है वह है भूषण। शब्द रसायन की देव है, और जो यहाँ पे शिवराज भूषण की है, शब्द रसायन देव की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है रचना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे भारतेंदु, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आंचलिक जो रचनाएं किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वह किसी क्षेत्र विशेष से होती हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज से अगर आपको बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है 12 से 14 साल का, उसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से 24 का, 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ। तो इसके लिंक सभी सब्जेक्ट एक में मिलेंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 30 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। लिंक से अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है कि यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके आपको मैसेज कर देने, मैसेज कर देंगे, रिप्लाई किया दिया जाएगा, और सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट क्लियर करते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।